हम्म। तो अब मैं क्या बात कर रहा था कि भाई अब अगर ये बात मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर्स में भी हम लोगों ने डिस्कस करी कि देखो, हम कंट्रोल्स को टेस्ट तभी करेंगे जब हम उन कंट्रोल्स पे रिलाय करना चाहते हैं। अगर हम उन कंट्रोल्स पे रिलाय नहीं करना चाहते तो हम उनको टेस्ट नहीं करेंगे। है ना? रिलाय करने का मतलब क्या है कि भाई आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो कि ये कंट्रोल अपना काम कर रहा होगा। है ना? अगर आप उस कंट्रोल पे ट्रस्ट नहीं करते हो, आपको लगता है कि ये कंट्रोल काम नहीं कर रहा है, ये बेकार है, इस पे टाइम क्यों खराब करें अपना, तो फिर उसको टेस्ट करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है? तो अगर आपको ये लगता है कि कंट्रोल काम कर रहा है और आप उस पर रिलाय करने वाले हो, तो ही आप किसी कंट्रोल को क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। ठीक है भाई, समझ में आ गया? यस और नो? यस सर। ये बात इन्होंने वापस यहाँ पे बोली, प्रीवियसली भी बोली थी, वापस यहाँ पे बोली है। तो कंट्रोल्स को टेस्ट करने के लिए जो प्रोसीजर्स होते हैं उनको टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कहते हैं। और हम उन्हीं कंट्रोल्स को टेस्ट करते हैं जो कि ऑडिटर जिन कंट्रोल्स को डिटरमाइन कर लेता है कि भी ये सुटेबली डिजाइंड है टू प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट करेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन अ रिलेवेंट असर्शन। आईएसए 330 ये बात कह रहा है। ठीक है? और टेस्ट करना भी इनको वर्थ तभी है जब ये अप्रोप्रिएटली डिजाइंड है। ठीक है? इन इन क्या बोला ये, इन फाइंडिंग इन इन द फर्स्ट प्लेस, दैट इज दे आर कैपेबल ऑफ प्रिवेंटिंग और डिटेक्टिंग और करेक्टिंग मिसस्टेटमेंट एंड इम्प्लीमेंटेड, that is the control exists and the entity is using them. When a control is not designed or implemented effectively, there is no benefit of testing it. ये बहुत क्लियर सी बात है कि अगर कंट्रोल को डिजाइन नहीं किया गया अच्छे से या इम्प्लीमेंटेशन उसका नहीं हुआ है, तो उसको टेस्ट करने की जरूरत आपको नहीं होती है। ठीक है? तो अब यहाँ पे लेकिन इस पैराग्राफ में दो तीन बातें इन लोगों ने यहाँ पे बोल दी है। दैट इज, पहली बात तो डिजाइन होना, और दूसरी बात इन लोगों ने यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन होना बोल। तो टेस्ट हम लोगों को दो चीजों का करना पड़ता है, एक डिजाइन का आपको टेस्ट करना पड़ेगा, एक इम्प्लीमेंटेशन का टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है? आया समझ में? क्लियर यहाँ पे? अब क्या क्या जनरली देखो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के लिए प्रोसीजर्स जो परफॉर्म किए जाते हैं, वो ऑब्जर्वेशन है, दूसरा इंस्पेक्शन है, और तीसरा हमारा टेस्ट डेटा होता है टू इंश्योर द प्रोग्राम कंट्रोल्स आर वर्किंग इफेक्टिवली। ठीक है? जिसके बारे में इन्होंने बोला कि हम आगे आपको पढ़ाएंगे। तो ऑब्जर्वेशन मतलब तो सिर्फ देखना है, और इंस्पेक्शन मीन्स जैसे कि कोई चीज, कोई डॉक्यूमेंट है, उसको आपने इंस्पेक्ट कर लिया। अब ऑब्जर्वेशन में क्या हो गया कि ऑब्जर्व करना मतलब कोई काम करते हुए देख रहा है तो उसको देखते रहो कि भाई वो कैसा काम कर रहा है। ये ऑब्जर्वेशन है, इतना सही मतलब है ऑब्जर्वेशन का, यही होता है ऑब्जर्वेशन का मतलब। है ना? आपको यस। क्या करना है, कंट्रोल आप अगर परफॉर्म हो रहा है तो आप उस कंट्रोल को परफॉर्म होते हुए देख लो। कंडक्टर गाड़ी में चढ़ गया, बस में चढ़ गया, उसने लोगों का टिकट चेक किया, आप देख रहे हो हाँ भाई चेक कर रहा है, ये ऑब्जर्वेशन है। इन्होंने एक इन्वेंट्री काउंट का एग्जांपल दिया। ठीक है? क्लाइंट के जो एम्प्लॉयज हैं वो वेयर हाउस में जाकर के इन्वेंट्री काउंटिंग कर रहे हैं, आप एक जगह पे खड़े होकर के देख रहे हो कि इन्वेंट्री काउंटिंग कैसे हो रही है। ठीक है? एज पर द इंस्ट्रक्शन है, यानी ये ऑब्जर्वेशन है। सिंपल है, ऑब्जर्वेशन का मतलब समझ में आया? यस और नो? यस। है ना? चीजों को होते हुए देखना। इंस्पेक्शन मीन्स डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करना, ये सब चीजें। तो एग्जांपल में इन लोग ने दिया कि भाई इंस्पेक्टिंग एन ऑर्डर और फॉर एविडेंस ऑफ ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन आपने कोई, मान लीजिए कोई कंट्रोल सेटअप कर रखा है किसी चीज का ऑथराइजेशन, तो ऑथराइजेशन किया गया है या नहीं किया गया, तो आपने सर्टेन डॉक्यूमेंट्स लिए, सैंपल लिए, देखा कि इफ देर ऑथराइज्ड और नॉट ऑथराइज्ड, ये आप यहाँ पे इंस्पेक्ट कर लेंगे। टेस्ट डेटा एक आगे पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक है? पर ये जनरली हमारे जो आईटी के कंट्रोल्स होते हैं ना, उनको चेक करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है? अब ये जो इन लोगों ने यहाँ पर दिया, ये थोड़ा सा ध्यान से देखते हुए चलना है, क्या बोल रहे हैं। टू डिजाइन अ टेस्ट ऑफ कंट्रोल द ऑडिटर मस्ट आइडेंटिफाई द कंट्रोल दे वांट टू टेस्ट। तो देखो, पहली बात तो आप क्या प्रोसीजर परफॉर्म करोगे। ठीक है? टू टेस्ट अ कंट्रोल, है ना? आप क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे भी यहाँ पे कंट्रोल को टेस्ट करने के लिए, वो इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई यहाँ पे आपका कंट्रोल है क्या। ठीक है? पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि कंट्रोल है क्या जिसे मैं टेस्ट करना चाहता हूँ। ठीक है? उसके बाद आप यहाँ पे उसको प्रोसीजर डिजाइन करेंगे उसको टेस्ट करने का। सिंपल बात है, समझ में आया? पहले कंट्रोल पता कर लो कि भाई है क्या, फिर ये देखेंगे कि उसको टेस्ट कैसे करना है। अब कंट्रोल, अगर मान लीजिए कोई ऑथराइजेशन कोई कंट्रोल है, तो मुझे ये मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। तो ऑथराइजेशन जो कंट्रोल है, इसके लिए हमारा प्रोसीजर क्या डिजाइन होगा, हमारा प्रोसीजर डिजाइन होगा इंस्पेक्शन ऑफ
ऑथोराइज्ड डॉक्यूमेंट्स, है ना, समझ में आया? यस और नो? Yes. ये a control is an activity applied in addition to the normal processing of the system to ensure that the system is operated as it should. ठीक है, ये इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है जिसके बारे में आपसे प्रीवियस डिस्कशन कर रहा हूँ। कंट्रोल है क्या? ये एक एडिशनल एक्टिविटी होती है। फर्स्ट जब चैप्टर पढ़ना चालू किया था ना बेटा, तब ये चीज समझा दी थी कि कंट्रोल्स कोई भी प्रोसेसिंग जो कि नॉर्मल होती है उसमें वो प्रोसेस अपना काम अच्छे से करे, इसलिए हम लोग उसमें यहाँ पर एडिशनल जो है वो एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, एडिशनल प्रोसेसेस उसमें ऐड कर देते हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि जैसे उसको ऑपरेट करना चाहिए वो वैसे ऑपरेट कर रही है। ठीक है, आया समझ में? यस और नो? फर्स्ट डे पे ये बात बता दी थी मैंने कि कंट्रोल इज एन एडिशनल एक्टिविटी। Yes, sir. ठीक है ना? अब ये आगे क्या कह रहे हैं? जस्ट बिकॉज एरर्स हैव नॉट बीन मेड डज नॉट मीन द कंट्रोल्स हैव वर्क इफेक्टिवली, द पर्सन परफॉर्मिंग द प्रोसेसिंग में नॉट हैव मेड एनी एरर्स, there may have been no controls in place. A control is an additional activity to ensure that the person has not made any errors. For example, if the client claimed to perform bank reconciliation, the auditor should look at the file containing the reconciliation to verify they are done and then reperform the reconciliation. तो अब जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया कि भाई reconciliation is a control, तो अगर आपका क्लाइंट ये क्लेम करता है कि उसने रिकंसिलिएशन परफॉर्म किया है, तो हमारी क्या ड्यूटी बनती है? हमें ये देखना चाहिए कि भाई ये कंट्रोल परफॉर्म किया गया है या नहीं किया। तो हम क्लाइंट से बोलेंगे कि भाई लाओ वो फाइल लेके आओ आपकी, जिस फाइल में आपने रिकंसिलिएशन किए होंगे। स्टेटमेंट होता है रिकंसिलिएशन भी, यस और नो? Yes. तो हम उससे क्लाइंट से स्टेटमेंट मांग लेंगे। The auditor should look at the file containing the reconciliations to verify that they are done and then reperform the reconciliation to ensure it has been done properly. ठीक है, तो पहली बात तो देखना ये कि किए गए हैं, ठीक है, रिकंसिलिएशन, और फिर ये देखना पड़ेगा कि क्या जो रिकंसिलिएशन किया गया है वो यहाँ पर सही तरीके से किया गया है या नहीं किया गया। वो कैसे होगा? वो उस कंट्रोल को वापस से परफॉर्म करके होगा। To test the effectiveness of the control, simply performing the reconciliation and finding that it reconciled does not prove that the client has done reconciliation themselves. Therefore, reperformance of the reconciliation on its own is not a valid test of control. ठीक है, अब यहां पर लेकिन उन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला कि भाई अगर आप रिकंसिलिएशन को रिपरफॉर्म करके देखते हो, ये सिर्फ वैलिड टेस्ट नहीं है कंट्रोल को देखने का, है ना? क्यों नहीं है भाई? यहां पर ऐसा नहीं कि वैलिड टेस्ट नहीं, कहने का मतलब सिर्फ अकेला रीपरफॉर्मेंस करने से काम नहीं होगा। ठीक है, सिंपली परफॉर्मिंग द रिकंसिलिएशन फाइंडिंग दैट इट रिकंसाइल डज नॉट प्रूव दैट द क्लाइंट हैज डन द रिकंसिलिएशन देमसेल्फ। तो इन्होंने क्या बोला है कि सिंपली आपने अगर रिकंसिलिएशन करके देख लिया एज ऑडिटर, मेरा काम क्या है भाई, मेरे पास फाइल आई है, हाँ ठीक है यार ये रिकंसिलिएशन के स्टेटमेंट्स इन्होंने दे दिए, वो आपने रिपरफॉर्म करके देख लिए, वो ठीक थे। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि क्लाइंट ने खुद, इस बात का क्या एविडेंस है कि ये रिकंसिलिएशन किसने किया? देखो, हर एक प्रोसीजर से हमको कोई ना कोई एविडेंस मिलता है। तो क्या अगर आपने उस कंट्रोल को रिपरफॉर्म करके देखा, तो क्या ये इस बात का एविडेंस है कि क्लाइंट ने ये कंट्रोल परफॉर्म किए होंगे? ये बताओ, क्या इससे ये एविडेंस मिल जाएगा आपको कि क्लाइंट ने किए हैं रिकंसिलिएशन? मिलेगा क्या? No, sir. ठीक है, समझना बात को। रिलेवेंस नाम की एक चीज होती है। आप अगर कोई प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो, तो उससे जो एविडेंस आपको मिलेगा वो आप क्या टेस्ट करना चाह रहे हो उससे रिलेवेंट हो। तो अगर मुझे ये देखना है कि कंट्रोल किसने परफॉर्म किए और मैं उन कंट्रोल्स को खुद से एज ऑडिटर रीपरफॉर्म करके दे रहा हूं, तो इससे क्या एविडेंस मिला मुझे? क्या ये एविडेंस मिला कि क्लाइंट ने ये कंट्रोल्स को रीपरफॉर्म किया है, क्लाइंट ने कंट्रोल्स को परफॉर्म किया है? ये बताओ, मिलेगा कोई एविडेंस इस बात का? No, नहीं sir. मिलेगा ना। यस और नो? सिमरन बात समझ में आ रही है मेरी? हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है,
Similarly, if the auditor performs the sequence check on a set of documents and finds the sequence is complete, it does not mean the client has performed the sequence check. It may just mean that no document have gone missing. The auditor must look for evidence that the client has performed the sequences. तो अब एक और एग्जांपल इन लोगों ने दिया कि आपने सीक्वेंस चेक किया और उस सीक्वेंस में कुछ भी मिसिंग नहीं था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब है। तो क्या इससे इस बात का एविडेंस मिल गया कि भाई क्लाइंट ने भी सीक्वेंस चेक किया होगा? मिला क्या कोई एविडेंस आपको? नहीं मिला ना इस बात का। तो इसका तो No. मतलब बस इतना सा ही निकलता है कि हाँ भाई ठीक है, कोई मिसिंग नहीं है, यहाँ पे कोई गलती नहीं हुई है। ठीक है। तो अगर आप ये देखना चाहते हो कि भाई क्लाइंट ने कंट्रोल परफॉर्म किया है नहीं किया, इसके लिए आपको डिफरेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे और रिलेवेंट एविडेंस आपको इकट्ठे करने पड़ेंगे। आया समझ में? यस और नो? Yes, sir. ठीक है। अब अगर कोई कंट्रोल डेफिशिएंसी आपको मिलती है तो करोगे क्या? आपने कंट्रोल टेस्ट किया और कंट्रोल जब आपने टेस्ट किया तो आपको दिखा कि कंट्रोल काम सही से नहीं कर रही, डेफिशिएंट है। डेफिशिएंसी होगी कब? अब से फॉर एग्जांपल कि भाई ये ऑथराइजेशन कंट्रोल होता है भाई, ऑथराइजेशन कंट्रोल होता है, गलत तो नहीं बोल रहा है ना? Yes, sir. ऑथराइजेशन इज अ कंट्रोल। ठीक है। अब मैं कहता हूं कि भाई पेमेंट ऑथराइजेशन इसको कर देते हैं। ठीक है। अबव ₹50,000 फ्रॉम अकाउंटिंग मैनेजर, फ्रॉम अकाउंट्स मैनेजर। तो जो भी अकाउंट्स का मैनेजर है वो 50,000 से ऊपर की पेमेंट को ऑथराइज करता है। नाउ दिस इज द कंट्रोल। अब आप टेस्ट कैसे करोगे इस कंट्रोल को? इंस्पेक्शन करेंगे सर। यहाँ पे किस चीज का इंस्पेक्शन करेंगे? सर पेमेंट वाउचर्स का इंस्पेक्शन करेंगे, है ना? और 50,000 से ऊपर के पेमेंट वाउचर्स में से सैंपल लेके इंस्पेक्शन करेंगे। ठीक है। अब मान लीजिए 20 सैंपल लिए 50,000 से ऊपर के। क्या देखेंगे सर उसमें? हम ये देखेंगे कि वो ऑथोराइज्ड है या नहीं है। विल लुक, हम उस पर ऑथराइजेशन देखेंगे। ऐसे होगा? यस और नो? हाँ या ना? Yes, sir. ये हमारा प्रोसीजर हो गया सर। ये मैंने एक प्रोसीजर लिख दिया आपके लिए। अब 20 सैंपल है सर हमारे पास। 20 में से 10 सैंपल्स में अनऑथराइज्ड है। हमने ये एनालिसिस निकाला कि कंट्रोल डेफिशिएंसी है, कंट्रोल अच्छे से काम नहीं कर रहा। अब क्या करें इस बात का? करोगे क्या? यहां तक आ गया मैं? ठीक है। कंट्रोल समझ लिया क्या था, उसको टेस्ट कर लिया, सैंपल ले लिए, टेस्ट कर लिया। 10 सैंपल के बेसिस पे बाद में ये मैंने कंक्लूड किया कंट्रोल डेफिशिएंट। अब करोगे क्या? क्या करूं इसका मैं? आगे भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। यहां तक तो आ गया। तो ISA 265 कह रहा है कि अगर आप इस कंक्लूजन पे पहुंच गए हो कि कंट्रोल डेफिशिएंट है, तो ये बात अपने तक नहीं रखनी है, ये बात आपको मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करनी पड़ेगी। Indeed, to those charged with governance and management, require the auditor to communicate any deficiencies that are sufficient important to merit management है। तो अगर उनको लगता है ये इंपॉर्टेंट है तो ये आपको मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करना चाहिए। और जो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज होती हैं वो आपको TCWG को कंट्रोल बतानी चाहिए ना। व्हाट इज डेफिशिएंसी वो मैं आपको पहले भी प्रीवियस चैप्टर्स में भी डिस्कस कर चुका हूँ। आया समझ में? यस और नो? Yes, sir. ठीक है। तो अगर कंट्रोल जो कि जिसको कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स को प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट करने के लिए बनाया गया, नहीं कर पा रहा, वो डेफिशिएंसी है। आया समझ में? यस और नो? Yes. ठीक है। सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज वो होती हैं जिन पे आपको लगता है TCWG का ध्यान केंद्रित करना चाहिए, मेरिट अटेंशन ना, ध्यान लेके आना चाहिए। द एक्सटर्नल ऑडिटर शुड कंसीडर फॉलोइंग व्हेन डिटरमाइनिंग इफ अ डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल इज सिग्निफिकेंट। नाउ व्हाट आर दो डेफिशिएंसीज? ठीक है। अब ये कैसे डिटरमाइन करोगे कि सम डेफिशिएंसी इज सिग्निफिकेंट और नॉट? कोई डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट है इसलिए मैंने रेड में लिख दिया। अगर वो सिग्निफिकेंट है तो वो रेड है फिर, है ना? हम रेड 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 फ्लैग है वो आपको बताना पड़ेगा TCWG को। अरे पर सिग्निफिकेंट है कैसे, ये भी तो पता करो कि ये चीज सिग्निफिकेंट है ना?
तो ये सारे फैक्टर्स आपको यहाँ पे कंसीडर करने पड़ेंगे ये डिटरमाइन करने के लिए कि कोई डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट है या नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है कि भाई क्या फैक्टर है। फर्स्ट इज द लाइक्लीहुड ऑफ द डेफिशिएंसीज, मतलब अगर वो कमी है तो इस बात की कितनी संभावनाएं हैं कि उस डेफिशिएंसी से मटीरियल मिसिंग स्टेटमेंट क्रिएट होगा। दिस यू हैव टू कंसीडर कि भाई देख लो क्या ये डेफिशिएंसी ऐसी डेफिशिएंसी है जिससे कि मटीरियल मिसिंग स्टेटमेंट्स होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्यूचर के अंदर। ठीक है, इसके अलावा आपको लॉस और फ्रॉड, ठीक है, एसेट्स और लायबिलिटी का क्या कोई नुकसान होने का संदेह, सस्पेक्टेबिलिटी का मतलब होता है डाउट, संदेह होना, समझते हो वर्ड सस्पेक्टेबिलिटी, यस और नो। Yes. तो इफ देयर इज डेफिशिएंसी, क्या आपको ये डाउट है, क्या आपको ये सस्पेक्टेबिलिटी है कि इस डेफिशिएंसी की वजह से यहां पे किसी एसेट और लायबिलिटी का नुकसान फ्रॉड की वजह से हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा क्या सब्जेक्टिविटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिटरमाइनिंग एस्टिमेटेड अमाउंट्स, है ना। तो अगर डेफिशिएंसी की वजह से इस तरह की डेफिशिएंसी है कि भाई आपको जो अमाउंट एस्टिमेशन करना है, ठीक है, उसमें कितनी सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है और कितना कॉम्प्लेक्स वो है ना। सब्जेक्टिविटी मतलब होता है जब चीजें थोड़ी सी जहां पर वो होते हैं ना, क्लियर फिगर नहीं है भाई। अगर मैं आपसे बोलूंगा नंबर्स में कोई चीज है ये ऐसी है भाई, ये इतना नंबर है, 25% लॉस है, 50% लॉस है, तो आप बोलोगे अच्छा सर हाँ ठीक बात है। लेकिन बिन मैं श्योर नहीं हूँ भाई। अब सब्जेक्टिविटी जहां पर आप एग्जैक्ट बात नहीं कर सकते हो ना, वो चीज सब्जेक्टिव होती है। आ रहा है समझ में, यस और नो? व्हाट इज सब्जेक्टिव, समझते हो सब? वैसे तो हमने प्रीवियसली भी डिस्कशन किया, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस आता Yes, sir. है ना। तो एस्टिमेटेड अमाउंट्स डिटरमाइन करने में कितनी सब्जेक्टिविटी का इन्वॉल्वमेंट है, कॉम्प्लेक्स है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमाउंट एक्सपोज टू डेफिशिएंसी, इसके अलावा डेफिशिएंसी अगर रही है तो वो उसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अमाउंट्स वो उनको वो कितने एक्सपोज हो रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी दैट इज अकर्ड और कुड अकर इन द अकाउंट बैलेंस ऑफ क्लासेस ऑफ। तो अब जहां कमी रह गई है उस कमी से जो भी डेफिशिएंसी से जो भी रिलेटेड अकाउंट्स हैं वो कितना एक्सपोजर उसका है ना। अगर डेफिशिएंसी है कोई बात नहीं, बट अगर वो डेफिशिएंसी से पास होकर के बहुत सारा अमाउंट किसी क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन के अंदर जा रहा है, किसी बैलेंस के अंदर जा रहा है, तो वो डेफिनेटली बात है वो चीज बड़ी हो जाती है ना। आप कोई कंट्रोल बना रहे हो और वो कंट्रोल अपना काम नहीं कर रहा, फिगर्स पास होकर के कहाँ जा रहे हैं, फिगर्स पास होकर के जा रहे हैं सर बैलेंस शीट में, फिगर्स पास होकर के जा रहे हैं लेजर में, तो वो लेजर गलत हो जाएगा ना। मेजर बात तो ये है ना, यस और नो? Yes, वो sir. चीज हो जाएगी। तो आप देखो कि भाई वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी कितनी है, अगर ज्यादा नहीं है, आपको लग रहा है कि बहुत सारा कोई ट्रांजेक्शन उस कंट्रोल से होकर के पास नहीं हो रहा था। कंट्रोल देखो एक तरीके का चेक है ना। आपको जाना है कहीं, आपको अपने स्कूल में जाना है, तो स्कूल में हर कोई नहीं जा सकता आपके। जो आपके स्कूल में जिसका एडमिशन होगा, जिस बच्चे का जिसने वो ड्रेस पहनी होगी वही जाएगा, है ना। यस और नो? Yes, sir. एक सेकंड ना। हेलो, घर। हाँ, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो आपके स्कूल में हर कोई तो नहीं जा सकता, जो आपके स्कूल में जिस बच्चे का एडमिशन है वही जा सकता है, हाँ या ना, यस और नो? Yes. अब वो क्यों नहीं जा सकता सर? गेट पे चेक करेंगे ना, गार्ड खड़ा हुआ है, कोई खड़ा हुआ है जो चेक कर रहा है कि भाई ये वही बच्चे हमारे स्कूल में जा रहे हैं जिनका जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं वही जा रहे हैं, कोई है चेक कर रहा है तभी तो, वरना तो हर कोई चल जाएगा, यस और नो? Yes. अब उस गेट पे खड़ा व्यक्ति, उस जो गेट जहां से बच्चे अंदर बाहर जा रहे हैं, गार्ड हमको वहीं खड़ा करने की जरूरत है। अब अगर कोई गेट है जहां से कोई अंदर बाहर नहीं जाता,
उस गेट पे गार्ड खड़ा करके क्या करोगे, एक बात बताओ, फायदा है उस चीज का, ये बताओ कोई? No, sir. नहीं है ना, समझना मेरा एग्जाम्पल, है ना। आपके स्कूल में अगर 4 गेट हैं और 4 में से सिर्फ एक गेट है जिसमें से बच्चे अंदर बाहर जा सकते हैं, तो आप वहां पे गार्ड खड़ा करोगे और बोलोगे कि भाई चेक करना कि कोई अनऑथोराइज स्टूडेंट नहीं है। बाकी 3 गेट ऐसे हैं जहां से कोई बच्चा ना तो अंदर आता है ना बाहर जाता है, तो वहां गार्ड को बैठाने की जरूरत क्या है? और अगर वो गार्ड बैठा भी है और अगर वो अपना काम ठीक से नहीं भी कर रहा, तो वो मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है क्या वो मैटर ऑफ कंसर्न? ये बताओ। No, sir. नहीं, आप बोलोगे सर वैसे ही वहां पे वो सो गया तो क्या हो गया? वो गेट्स ऐसे हैं ही नहीं, वो गेट ज्यादातर बंद रहते हैं या उन जगहों पे कोई आता जाता नहीं है। लेकिन जिस गेट से बच्चे ज्यादा अंदर बाहर जा रहे हैं, अगर वो गार्ड सो जाए, ठीक है, वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है, वो सो गया है, वो फोन पे बात चल रहा है, वो रील्स चला रहा है, तो ये सिग्निफिकेंट मैटर, फिर स्कूल के मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा कि भाई गार्ड अच्छे से काम नहीं कर रहा, है ना। यस और नो? Yes, sir. आ रही है बात समझ में? एग्जाम्पल समझ में आ रहा है सिमरन? Yes, sir. तो कंट्रोल वही गार्ड है बेसिकली बेटा ना आपका, जो ये देख रहा है कि भाई कोई गलत चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक नहीं चल जाए, कोई गलत अमाउंट किसी अकाउंट के अंदर लेजर में हम लोग एंटर ना कर दें। तो आपको ये देखना है कि वो लेजर, वो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कितना अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगर वो इमटेरियल अकाउंट है, अब चाय वाले का खाता बना रखा है यार, वो कितने पैसे देते होगे उसको? आप कोई बहुत ज्यादा पैसे तो नहीं देते होगे, छोटा सा ट्रांजेक्शन होता है, चाय वाले को आपके महीने के 2-3 हज़ार रुपए का बिल आता है, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब अगर मान लीजिए कोई कंट्रोल बना भी दिया उसको चेक करने के लिए यार, कि चलो ठीक है जाएगा है, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ेगा, और वो कंट्रोल बहुत अच्छे से काम नहीं भी कर रहा है, तो भी वो सिग्निफिकेंट मैटर थोड़ना है। ऑडिटर इस चीज के लिए दोस्त चार्ज विद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास थोड़ा चल जाएगा, अरे देखो आपके चाय वालों के खाते पे जो कंट्रोल बनाया था वो कंट्रोल अपना अच्छे से काम नहीं कर रहा, ये आप जाके बोलोगे क्या? ये बताओ। No, sir. नहीं बोलोगे ना, तो इम्पोर्टेंट वो नहीं है ना, वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो अगर कंट्रोल कमजोर है और वो कंट्रोल ऐसे किसी चीज को प्रिवेंट कर रहा है, ठीक है, जहां पर जो एक मटेरियल अमाउंट हो सकता है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट उससे होता है, तब तो वो कंट्रोल में डेफिशिएंसी भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, अदरवाइज वो नहीं होगी। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ पे बेटा? यस और नो? Yes, sir. ठीक है। उसके अलावा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को लेकर के कंट्रोल कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सेप्शंस डिटेक्टिंग एज अ रिजल्ट ऑफ द, अच्छा कोई कंट्रोल में डेफिशिएंसी अगर आपको मिली है, ठीक है, एक्सेप्शन आपको मिला, भाई ऑथराइजेशन क्यों नहीं हुआ, तो वो क्यों नहीं हुआ, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो कॉज, वो रीजंस आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। एनामोली के बारे में हमने पढ़ा था, ऊपर पढ़ा था ना एनामोली के बारे में? Yes, sir. इट वॉज एन एक्सेप्शन। तो अगर मान लीजिए कंट्रोल ने एक बार काम नहीं किया बट इट वॉज जस्ट एन एक्सेप्शन, और वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है अपनी पॉपुलेशन का, तो फिर वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। द इंट्रैक्शन ऑफ द डेफिशिएंसीज विद इन, अब इन्होंने बोला है कि देखो ये भी जरूरी है, कोई कंट्रोल कमजोर है, अब कंट्रोल्स आपस में एक दूसरे को कई बार क्या करते हैं, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे के साथ काम करते हैं। एक कंट्रोल कमजोर है कोई बात नहीं, दूसरा कंट्रोल अच्छा है वो ध्यान देता है ना। तो आपको ये देखना है कि भाई जो कंट्रोल कमजोर है उस कंट्रोल्स का बाकी कंट्रोल्स के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, क्योंकि कई बार एक ही चीज में, एक ही प्रोसेस में हमने एक से ज्यादा कंट्रोल सेटअप करे होते हैं। तो अगर एक कंट्रोल अच्छे से काम कर रहा है, दूसरा कमजोर है, लेकिन वो एक अच्छे से काम कर रहा है, तो दूसरों के कमजोर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस तरीके का सिनेरियो है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है, इसके लिए आप बोर्ड के पास नहीं पहुंच जाओगे कि भाई देखो ये कंट्रोल खराब है आपका। कोई बात नहीं, कंपनसेटिंग कंट्रोल है, यहां अगर कोई चीज प्रिवेंट नहीं हो रही है तो दूसरा कंट्रोल उसको प्रिवेंट कर रहा है। लेकिन अगर डेफिशिएंसी ऐसी है किसी कंट्रोल में कि वो दूसरे कंट्रोल्स को भी इंपेक्ट करेगी, तो फिर ऐसी डेफिशिएंसी आपके लिए क्या बन जाएगी, सिग्निफिकेंट बन जाएगी। आया समझ में बेटा यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो क्या क्या चीजें आपने देख ली सिग्निफिकेंस देखने, सिग्निफिकेंट समझने के लिए भी कंट्रोल सिग्निफिकेंट है।
ये कि भाई उसकी लाइक्लीहुड उसकी डेफिशिएंसी से कितने ज्यादा है मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स होने के, सस्पेक्टेबिलिटी क्या आपको कोई फ्रॉड की है, और एस्टिमेशन ऑफ अमाउंट में कितना सब्जेक्टिवनेस है, उसमें कितना कॉम्प्लेक्स है, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अमाउंट कितने एक्सपोज हो रहे हैं डेफिशिएंसी की वजह से, कितना वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी उससे पास होता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को लेकर के वो कितना इंपॉर्टेंट है ना, एक्सेप्शंस जो आपको मिले हैं वो उनकी कॉज क्या है, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कंट्रोल की डेफिशिएंसीज दूसरे कंट्रोल्स के साथ कितना कम इंटरेक्ट कर रही है, कितना उसका रिलेशन है, ये सब चीजें होंगी। आया समझ में बेटा, क्लियर है यहाँ तक, यस और नो? Yes. Yes, sir. ठीक है, ये सब बातें अगर आप ISA 265 कह रहा है कि अगर कंट्रोल deficiency is significant, then you must communicate it to the management or TCWG as applicable by a letter or report, है ना, एक लेटर बना के या रिपोर्ट बना करके आप देंगे। Now it's in the exam you may be required to prepare extract for inclusion or report to management. This require you to identify and explain the deficiencies within the control system described in a scenario. You will have to suggest a recommendation to overcome. ये इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि ये देखो ये सारे एक पैरा दिया, उसमें आपको कंट्रोल डेफिशिएंसीज आइडेंटिफाई करनी है और फिर अपना रिकमेंडेशन देना है कि किस तरीके से उन कंट्रोल्स को ओवरकम, उन डेफिशिएंसीज को ओवरकम किया जा सकता है। ये चीज बहुत ध्यान से देख लो, तीन चीजें, डेफिशिएंसी, कॉन्सिक्वेंस। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको डेफिशिएंसी बतानी है, आपको बताना है कि उस डेफिशिएंसी की वजह से क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, उसका, उस कमी की वजह से क्या इंपैक्ट आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, और अब आपका क्या रिकमेंडेशन है उसको सुधारने के लिए। ये तीन चीजें आपको बतानी रहेंगी क्वेश्चन में। आ गया भाई समझ में यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. तो डेफिशिएंसी में तो आपको बताना है कि भाई क्या कमी है, कॉन्सिक्वेंसेस अगर इस डेफिशिएंसी को सही नहीं खत्म नहीं किया गया तो क्या होगा, ठीक है, द रिस्क ऑफ रिडक्शन इन रेवेन्यू, एक्स्ट्रा कॉस्ट, या एसेट चोरी हो सकता है, या एरर्स हो सकती हैं अकाउंट्स में, और रिकमेंडेशन, दिस मस्ट डील विद स्पेसिफिक डेफिशिएंसी यू हैव आइडेंटिफाइड। इट मस्ट आल्सो प्रोवाइड ग्रेटर बेनिफिट्स देन द कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ट्राई टू स्पेसिफाई एग्जैक्टली how the recommended control should operate. For example, suggest who should carry out the control procedure or frequently it should be performed. तो यहाँ पे आपका रिकमेंडेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। इसी के मार्क्स हैं बेटा, जितना अच्छे से डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई करोगे, जितना अच्छे से कॉन्सिक्वेंस बताओगे, जितना अच्छा आपका रिकमेंडेशन होगा, क्लियर रिकमेंडेशन होगा, उतने पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, समझ में आया, यस और नो? Yes. ठीक है, when the auditor report deficiencies, it should be made clear that the report is not comprehensive list of deficiency but only those that have come to light during normal audit procedure. The report is for sole use of the company. No disclosure should be made to a third party without the written. No responsibility is assumed to anyone. ये तो चलो बात हो गई। अब ये कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। एक डेफिशिएंसी का एग्जांपल ले लेते हैं। परचेज इनवॉइस वर मिसिंग फ्रॉम द सीक्वेंशियली नंबर्ड इनवॉइस फाइल। ठीक है, आपने देखा इनवॉइस कैसे होंगे, देखिए दुकान पे जाते हो, बुक देखते हो, बिल की बुक होती है उनके पास, नीचे कार्बन लगाया हुआ होता है, देखिए Yes. कैसे होती है, उस पे नंबर देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे सीक्वेंशियली नंबर होती है ना, ये और नो? Yes. अब आप ऑडिटर हो, आपने वो बुक उठाई और आपने उठा करके देखा कि भाई ये तो सिक्वेंशियली नंबर नहीं है, इसमें 1 से 50 लिखे हुए हैं, 50 के बाद से सीधा 60, 15 बीच के जो इनवॉइस हैं वो गायब हैं, है ना, ये नो? Yes. तो परचेज इनवॉइस मिसिंग है। अब इसका कौन सी, ये 15 इनवॉइस जो यहाँ से गायब हुए हैं, इनका इम्पैक्ट क्या आएगा, देखो सीधा इम्पैक्ट आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। क्यों? क्योंकि अगर ये 15 इनवॉइस गायब हैं तो इसका मतलब परचेज आपकी, सॉरी सेल आपकी पूरी रिकॉर्ड नहीं हुई। अच्छा, ये तो परचेज इनवॉइस है ना, सॉरी, तो परचेज आपकी पूरी रिकॉर्ड नहीं हुई है, हाँ या ना? Yes. और अगर परचेज आपकी पूरी रिकॉर्ड नहीं है तो परचेज करते हैं, किन से करते हो आप परचेज, क्रेडिटर्स से करते हो, डेटर्स से करते हो, किससे करते हो?
creditors, क्रेडिटर्स से, तो आपके क्रेडिटर्स अंडर स्टेटेड हो सकते हैं, है ना। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इम्पैक्ट है, यस और नो। yes, Ultimately, liabilities are under. This could result in late payment of invoices, which could cause damage to the company's relationship with the supplier. Understated है, अगर ये sequentially number नहीं है, गायब है, तो हो सकता है जिन लोगों से परचेज आपने करी उनको रिकॉर्ड नहीं किया गया है, उनका पेमेंट नहीं होगा, लेट पेमेंट होगा, बाद में डिस्प्यूट्स होंगे, ये सब बातें। रिकमेंडेशन क्या होना चाहिए आपका? हमारा रिकमेंडेशन ये कि आपके परचेज इनवॉइस सारे सीक्वेंशियली नंबर्ड होने चाहिए, है ना। सिर्फ ये तो बात अब कह दिया मैंने, लेकिन ये तो रिपीटेशन है ना सर, वहां सीक्वेंशियली नंबर नहीं था, मेरा रिकमेंडेशन है सीक्वेंशियली नंबर को, तो ये तो मैंने रिपीटेशन ही कर दिया बात का। तो ये तो अच्छा रिकमेंडेशन नहीं है। अच्छा रिकमेंडेशन है क्या, ये बताओ। no sir, ये तो मैंने रिपीट कर दिया, आपने बोला सर सीक्वेंशियली नंबर नहीं है, मैंने बोला सीक्वेंशियली नंबर होना चाहिए। अरे वो मेरे को भी पता है होना चाहिए, इसके बियॉन्ड बताओ। कंट्रोल सिर्फ ये नहीं कि वो सीक्वेंशियली नंबर्ड होना चाहिए, कंट्रोल तो डेफिशिएंसी दी, कंट्रोल ये है कि ये कंट्रोल के साथ साथ कि इसमें जैसे एग्जांपल ये है ना कि रेगुलर सीक्वेंस चेंज होना चाहिए टू इंश्योर कंप्लीटनेस बाय द अकाउंट्स डिपार्टमेंट, should be performed to ensure completeness. Any missing item should be investigated and copies requested if necessary. तो सारे सीक्वेंशियली नंबर्ड होने चाहिए, अकाउंट्स डिपार्टमेंट इसका रेगुलर सीक्वेंस चेक करे, ठीक है, ताकि कंप्लीटनेस इंश्योर करी जा सके। कोई भी मिसिंग आइटम अगर होता है तो उसकी एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन, ये मैं बोल रहा हूं कि आप ये कंट्रोल बनाओ ताकि इस तरह की गड़बड़ एंड ऑफ द ईयर नहीं हो। ये पूरा मेरा अच्छा जवाब है। आया समझ में, यस और नो? yes, तो इसमें ऑब्जर्वेशन वाली बात ये है एग्जांपल में कि आप डेफिशिएंसी को रिपीट नहीं कर दोगे। वहां कभी बताइए सर सिक्वेंशियल नंबर नहीं आपका रिकमेंडेशन दे रहे हो आप, हाँ सिक्वेंशियल नंबर करो, उसमें तो वो तो क्वेश्चन, वो तो यार आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर उसको पता है ना, उसको आपने नया क्या बताया? वो तो एग्जामिनर ने बोला कि नहीं है, आपने बोल दिया होना चाहिए। यस और नो? इतना बेवकूफ है कि एग्जामिनर की इतना सिंपल क्वेश्चन आपको दे देगा। चलो मैं ही बता रहा हूँ कि कमी है, आप बोल रहे हो हाँ ठीक है कमी है, इसको कम खत्म कर लो, तो फिर आपसे क्या पूछा आपने एग्जामिनर को, अलग क्या बताया, है ना। यस और नो? yes, तो एग्जामिनर को जो पता है उससे आगे बात आपको करनी है। सिमरन समझ में आई बात बेटा यहाँ पे, यस और नो? yes sir, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि हम सबके आंसर एक जैसे हों, ये सब्जेक्टिव पेपर है। पेपर जब सब्जेक्टिव होता है तो आपकी सब्जेक्टिविटी उसमें आती है, तो कुछ रटने जैसी चीज नहीं होगी ना कि हम रट के चले गए सर इसका जवाब ऐसे ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता। सिमरन के सोचने में, हिया के सोचने में, मेरे सोचने में फर्क हो सकता है। हम तीनों ने पढ़ाई एक जैसी करी है यहाँ पर, लेकिन फिर भी जब हम आंसर लिखेंगे तो द आंसर मे बी डिफरेंट। तो ये आप इस चीज पे मत करो कि सर हमने क्वेश्चन सॉल्व किया लेकिन बुक में इसका आंसर ये लिखा था, वो बिल्कुल सिमिलर नहीं है, वो हो भी नहीं सकता, वो सब्जेक्टिविटी है ना। आ गया समझ में, क्लियर, यस और नो? yes, चलो, अब एक सेल सिस्टम, ये कुछ सिस्टम्स इन लोगों ने जनरल सिस्टम्स लिए। दुनिया भर की कंपनीज में सिस्टम्स थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं, बट जनरली ये सिस्टम फॉलो किए जाते हैं। वो जो जनरली फॉलो किए जाते हैं वो अब आपको पढ़ा देंगे, है ना। समझ में आ रही है बात मेरी यहाँ पे, यस और नो? yes sir, तो जनरली जो दुनिया भर की सभी कंपनीज में सेल का सिस्टम क्या होता है? ऑर्डर रिसीव होता है, ऑर्डर रिसीव होने के बाद गुड डिस्पैच किया जाता है, इनवॉइस भेजा जाता है, बुक्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, बाद में उसका पेमेंट आ जाता है, ठीक है। आ गया समझ में, यस और नो? yes sir, सो दिस इज अ जनरल प्रोसेस, इसमें कोई कंट्रोल नहीं है। कोई कंट्रोल दिख रहा है क्या इसमें आपको यहाँ पे, ये बताओ। दिस इज अ नॉर्मल प्रोसीजर, ये हमारा सेल करने का नॉर्मल प्रोसीजर है। कंट्रोल तो एडिशनल एक्टिविटी होगी, हाँ या ना, यस और नो? क्या होगा बेटा, कंट्रोल इज एन एडिशनल एक्टिविटी। तो कंट्रोल कहाँ बनाएंगे? कंट्रोल यहां बनेगा, कंट्रोल यहां बनेगा, कंट्रोल यहां बनेगा, कंट्रोल यहां बनेगा, ठीक है, और कंट्रोल यहां बनेगा, ठीक है। तो हम कंट्रोल क्यों बनाएंगे? ताकि ये प्रोसेस सही तरीके से काम करे,
ठीक है, अब क्या क्या कंट्रोल बनाएंगे? ठीक है, पहला हमारा स्टेज क्या, ऑर्डर रिसीव करना। दूसरा हमारा स्टेज है गुड्स डिस्पैच करना। तीसरा हमारा स्टेज है इनवॉइस भेजना। ठीक है, और ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना और पेमेंट लेना, पेमेंट करना मतलब उसका, ये हमारा दूसरा। तो इन्होंने हमको बताया कि भाई हर एक जगह पे आपको अलग अलग तरीके के कंट्रोल्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे ऑर्डरिंग के टाइम पे, तो सेल के टाइम पे जब आपको ऑर्डर रिसीव होगा, ठीक है, वहां हमारा कंट्रोल क्या होना चाहिए कि गुड्स आर ओनली सप्लाइड टू कस्टमर हु पे प्रॉम्प्टली एंड इन फुल, ऑल ऑर्डर्स आर प्रोसेस्ड। मतलब ये कह रहे हैं कि भाई हम ऑर्डर्स हर किसी कस्टमर से नहीं ले सकते, हम सिर्फ कौन से कस्टमर से ऑर्डर्स लें, जो क्रेडिट वर्दी हो, है ना। ये कंट्रोल अप्लाई यहां होगा, है ना। ऑर्डर रिसीव किससे करेंगे, यहां हमको एक बेटा कंट्रोल सेटअप करना है कि भाई हम ऑर्डर उन्हीं लोगों से लें जो क्रेडिट वर्दी हैं, जो उधार जिनको दिया जा सकता है, जो पैसा हमारा दे दें, उन्हीं लोगों से हम ऑर्डर्स लें, अदरवाइज हम हर किसी के ऑर्डर्स नहीं लें, है ना। क्या करोगे इसके लिए, कंट्रोल क्या सेटअप करोगे इसके लिए? सर क्रेडिट चेक करेंगे, है ना। क्रेडिट चेक आपका कंट्रोल होगा एक तरीके का। आया समझ में, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, एक सेकेंड ना। ऑल ऑर्डर्स आर प्रोसेस्ड, और जो भी कंट्रोल, जो भी ऑर्डर्स हम ले सकते हैं, ले रहे हैं, वो सभी प्रोसेस करें। आप जोमेटो पे खाना मंगाओ, ऑर्डर ले लिया दुकानदार ने, आपके पास आया ही नहीं, तो उस रेस्टोरेंट की इमेज खराब होगी, होगी ना, जिसको आपने ऑर्डर किया। Yes. क्यों खराब हुई? क्योंकि ऑर्डर ले लिया, आपको डिलीवर नहीं किया, उसके पास था नहीं लेकिन फिर भी ऑर्डर ले लिया था। होगा ना, आपको तो गुस्सा आएगा कि यार ऑर्डर ले लिया, ये वो टाइम खराब किया, ऐसा वैसा, ये वो, आज के बाद से इससे ऑर्डर नहीं करेंगे, इसके बाद होता तो कम खराब हुई ना। सिंपल सा एक छोटा सा एग्जांपल सोचो, ये सुनो। Yes. तो कंट्रोल आपका क्या होना चाहिए कि भाई हम वही ऑर्डर्स लें जिनको हम पूरा कर सकते हैं, और अगर हमने ऑर्डर्स ले लिए हैं तो एडिशनली हमारे पास एक कंट्रोल होना चाहिए कि भाई हम ऑर्डर को क्या करें, प्रोसेस कंप्लीटली करें। ये आपका क्या होना चाहिए, इस चीज के लिए यहाँ पे कंट्रोल्स होने चाहिए। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बोला डिस्पैच का, कि अगर ऑर्डर लिया है तो ऑर्डर हम लोग प्रॉम्प्टली डिस्पैच करें इन फुल टू द कस्टमर्स। तो हमें कंट्रोल सेटअप करना पड़ेगा यहाँ पे कि भाई जो डिस्पैच हो रहा है वो सही कस्टमर को डिस्पैच हो, और टाइमली हम उसको डिस्पैच कर दें, और सभी ऑर्डर्स हम क्या करें यहाँ पे डिस्पैच करें। फिर इनवॉइसिंग को लेकर के क्या कंट्रोल होने चाहिए, सभी डिस्पैच गुड्स का इनवॉइस हो, इनवॉइस एक्यूरेटली रेज्ड हो, ये कंट्रोल्स हमको चाहिए। रिकॉर्डिंग के टाइम पे सिर्फ वैलिड सेल्स रिकॉर्ड हो, ये कंट्रोल चाहिए। सेल्स रिकॉर्ड हो, ये हमको कंट्रोल चाहिए। करेक्ट अकाउंट में रिकॉर्ड हो, ये हमको कंट्रोल चाहिए। रेवेन्यू जिस पीरियड का है उसी पीरियड में रिकॉर्ड हो, वो हमको कंट्रोल चाहिए। ठीक है, सेल्स आर रिकॉर्डेड एक्यूरेटली रिकॉर्ड हो, एंड रिलेटेड रिसीवर्स आर एक्यूरेट रिकॉर्डेड एट एप्रोप्रिएट, और एप्रोप्रिएट वैल्यू पे रिकॉर्ड हो। तो ये सारे कंट्रोल्स आपको बनाने पड़ेंगे रिकॉर्डिंग के लिए। ठीक है, पेमेंट के लिए, ठीक है, कि हमने जिसको इनवॉइसिंग करी है वहां से हमारा पेमेंट आ जाए, अलोकेटेड अगेंस्ट, जो पेमेंट आया है वो सही कस्टमर को अलोकेट हो। पेमेंट एक्स का आया, आपने वाई के खाते में उसको डाल दिया, एक्स से लड़ रहे हो, एक्स कह रहा है अरे भैया मैंने पेमेंट कर दिया आपका, आपकी बुक्स में गलत है, तो वो डिस्प्यूट होगा ना, आपका लड़ाई हो जाएगी ना उससे, यस और नो? Yes, sir. तो पेमेंट अगर आ रहा है तो वो सही अकाउंट में है, ये कंट्रोल आपको चाहिए। ओवर ड्यू डेब्ट, जिन लोगों का उधार एक टाइम से ज्यादा हो गया है उनको टाइमली बेसिस पे आप फॉलो अप कर रहे हो, ये आपके पास कंट्रोल होना चाहिए। इररिवोकेबल डेब्ट, जिन जहां से पैसा नहीं आना उनको आप टाइमली आइडेंटिफाई करें और उसको अप्रोप्रिएटली राइट ऑफ कर दें। ये सब तरीके, इन सब चीजों के लिए आपको क्या बनाने पड़ेंगे, कंट्रोल्स बनाने पड़ेंगे। तो प्रोसेस तो छोटा सा है, लेकिन ये प्रोसेस अपना काम सही तरीके से करे बेटा, इसके लिए इन सब चीजों के लिए आपको क्या बनाने पड़ेंगे, कंट्रोल बनाने
पढ़ेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया? यस और नो? yes sir. ठीक है, कल टेस्ट दे रहे हो फिर आप? सर मैंने एक्चुअली एकता मैम से बात की तो उन्होंने कहा कि चैप्टर 1 to 4 के लिए एज सच कोई चैप्टर वाइज टेस्ट नहीं है, वो डायरेक्ट मॉक टेस्ट ही है सारे। हाँ तो मॉक दे दो ना, क्या दिक्कत है? बट सर पूरे चैप्टर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं तो वो अरे एक्यूरेट वो शो 1 to नहीं। 4 उनकी उस पे बात नहीं कर रहा, वो मैं दे दूंगा टेस्ट तो तुमको, है ना? तुम लोग दोगे ही दोगे, वो बता दो फिर मैं मेहनत करूँ। यस सर दे देंगे, चैप्टर 1 to 4 आएंगे। हाँ सिमरन दे दोगे टेस्ट? Yes, sir. ठीक है, वो मैं बना दूंगा टेस्ट, वो छोड़ो तुम। ठीक है, Okay, sir. यस चलो फिर कल टेस्ट दे देना, ये क्वेश्चन हम फिर बाद में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है भाई? Okay, sir. यस। चलो बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर, बाय। Thank you, sir.